हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम हमारे प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज़ का 38th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो 9th मंथ आपका चल रहा है और अभी सिर्फ 2 वीक्स जो है वो आपके बचे हैं पूरा प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कंप्लीट होने में। पूरी प्रेगनेंसी जो होती है वो हमारी 40 वीक्स की होती है। सो आपका जो 38 वीक है इसमें मदर्स में और बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो पहले जानते हैं। सो 38 वीक होते होते हमारा जो बेबी है उसका वेट 3 to 3.2 kgs इतना हो जाता है। हमारे बेबी का जो लेंथ है वो 48 सेंटीमीटर टू 51 सेंटीमीटर इतना हो जाता है। बेबी के जो आई का कलर होता है वो अभी ग्रे ब्राउन ब्लू ऐसा होता है और बेबी बॉर्न होने के बाद उसके आई का कलर जो है वो चेंज होता है। सो बेबी का जो आई का कलर है वो बेबी 1 ईयर होते होते फिक्स हो जाता है। तो बेबी हमारा आईज ओपनिंग अभी प्रॉपरली कर सकता है और बेबी का जो विजन है वो अभी आ गया है। इसके अलावा बेबी के लंग्स जो है वो अभी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। बेबी डिलीवरी होने के बाद क्राई के लिए पूरी तरीके से रेडी है क्योंकि बेबी के लंग्स और जो ये होता है वोकल कॉर्ड्स ये भी बेबी के डेवलप हो गए हैं। और सर्फेक्टेंट जो एक सब्सटेंस हमने बोला था कि वो सिक्रीट होता है, ये सर्फेक्टेंट लंग्स में सिक्रीट हो रहा है। ये क्या करता है कि जो एल्वियोलाई होते हैं मतलब कि छोटे छोटे एक एयर के सैक्स होते हैं वो उनको चिपकने नहीं देता है। सो ये ओपन रखता है। ये सर्फेक्टेंट नाम का जो सब्सटेंस होता है ये एल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं होने देता है, ओपन रखता है। तो ये जो सर्फेक्टेंट नाम का जो सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है ये भी बेबी के लंग डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बेबी डिलीवरी होने के बाद बेबी के प्रॉपर क्राई के लिए ये सर्फेक्टेंट बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी जब बेबी प्री टर्म डेवलप होता है तब हम लोगों को सर्फेक्टेंट इंजेक्शन जो है वो हमें देना पड़ता है। इसके अलावा बेबी का जो इंटेस्टीन है वो भी डेवलप हुआ है। स्वेलमिंग मूवमेंट्स से बेबी ने एमनियोटिक फ्लूइड और जो वेर्निक्स जो स्वेलो किया है वो अभी बेबी के इंटेस्टाइन में जमा है। और जब बेबी डिलीवरी हो जाएगा तो फर्स्ट टाइम बेबी जो स्टूल पास करेगा जिसे हम मेकोनियम ऐसा कहते हैं, ये मेकोनियम जो है वो बेबी का फर्स्ट टाइम जब स्टूल पास करता है उसे हम मेकोनियम कहते हैं। तो ये एक रेड सॉरी ब्लैक या ग्रीन कलर का ये मेकोनियम होता है। अब ये जो बेबी है हमारा वो पेल्विस में एंटर हो रहा है जिसे हम एंगेजमेंट बोलते हैं। तो ये एंगेजमेंट जो है उसकी वजह से मदर्स को लाइट फील होता है जिसे हम लाइटनिंग ऐसा कहते हैं। मतलब कि आपको हैवी नहीं फील होगा, अभी लाइट फील होगा क्योंकि बेबी जो है वो पेल्विस में अभी एंटर कर गया है। इसको बेबी ड्रॉपिंग भी कहते हैं। ये बेबी ड्रॉपिंग या फिर फीटल ड्रॉपिंग ऐसा भी इसको कहते हैं। इसमें बेबी जो है वो अभी बर्थ कैनाल में एंटर कर गया है। तो इसके वजह से ऊपर से जो प्रेशर है जो आपको अभी तक फील हो रहा था जिसकी वजह से आपको ना सांस लेने में दिक्कत हो रही थी वो थोड़ा अभी कम हो जाता है। सो लेकिन इसके वजह से थोड़ा सा प्यूबिक सिम्फाइसिस पेन मतलब कि पेट के सामने निचले हिस्से में पेन जो है जिसको हम प्यूबिक पेन भी कहते हैं वो हो सकता है। ये पेन जनरली उठते बैठते समय होता है या फिर जब आप करवट बदल रहे हो या फिर आप गाड़ी में बैठ रहे हो या फिर आप थोड़ा मूवमेंट कर रहे हो एक साइड से दूसरी साइड जब शिफ्ट हो रहे हो तब ये प्यूबिक पेन आपको एकदम से ये प्यूबिक पेन होता है। ये प्यूबिक पेन जो है वो जनरली बेबी जो है अंदर पेल्विस में एंटर करने की वजह से जो जॉइंट्स है वो लूज हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, इसकी वजह से ये प्यूबिक पेन होता है। ये जो प्यूबिक पेन है वो थोड़ा आपकी डिलीवरी के एक महीने के बाद ये कम होने वाला है प्यूबिक पेन। तो उसके लिए आप अभी अगर आपको पेन रिलीफ चाहिए तो उसके लिए आप डोलो टैबलेट या फिर आपके कोई भी पेन रिलीफ जो भी टैबलेट आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है वो आप ले सकते हो। अब इसके अलावा मदर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। मदर्स में वेट गेन जो है वो अराउंड ये जो 38 वीक होते होते 13-14 केजीज तक वेट गेन हो जाता है। हर एक लेडी में वेट गेन जो है वो डिफर करने वाला है उनके खुद के वेट के अनुसार। बेबी कितना हेल्दी है, लाइकर कितना है, इसके ऊपर जो वेट गेन है वो डिपेंड करता है। वेट गेन की वजह से
भी काफ़ी दिक्कतें होती है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको, जिसमें कि बैक पेन हो सकता है, फॉरवर्ड बेंडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा चलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, सोते वक्त भी प्यूबिक पेन की वजह से या फिर बैक पेन की वजह से थोड़ा सा सोने में दिक्कत रहता है। बेबी ज़्यादा मूवमेंट्स कर रहा है और या फिर बैक पेन, इसकी वजह से नींद नहीं आती, इंसोम्निया भी रह सकता है। 70% ऑफ द प्रेग्नेंट लेडीज़ में इंसोम्निया जो है वो देखा गया है, उनको नींद नहीं आती है। तो ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से भी है, बेबी मूवमेंट्स की वजह से भी होता है, स्लीप जो पेट बड़ा है उसकी वजह से प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से भी इंसोम्निया रहता है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो नींद नहीं आने के लिए कारण रह सकता है। अब ये हो गया है कि वेट गेन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। कभी कभी पैरों में स्वेलिंग रहता है, पैरों में जो स्वेलिंग है वो फिजियोलॉजिकल एडिमा ऑफ प्रेगनेंसी भी रह सकता है कि नॉर्मल है, कुछ ना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रेगनेंसी की वजह से ही जो पैरों में स्वेलिंग है। पर कभी कभी ये जो स्वेलिंग है ये पीएच की वजह से रह सकता है, मतलब कि आपका बीपी बढ़ा है क्या, ये आपने ज़रूर चेक करना चाहिए। सो बीपी जो है वो प्रॉपरली चेक होना ये भी बहुत ज़रूरी है, मिड आर्म में ये बीपी चेक होना चाहिए, और जो भी बीपी एपरेटस है वो हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। और बीपी लेने के लिए जो भी ले रहे हैं, अगर वो सेल्फ मॉनिटरिंग आप कर रहे हो तो वो बीपी एपरेटस जो है आपका वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड होना ये भी ज़रूरी है। हमने देखा है कि बहुत बार पेशेंट बोलते हैं कि नहीं मैम हमारा बीपी लिया है, हमने भी घर में बीपी लिया है तो नॉर्मल था, लेकिन हम जब देखते हैं वो बीपी तो वो बढ़ा हुआ रहता है। तो प्रॉपर रिलायबल तरीके से बीपी लेना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हार्ट लेवल पे आपका जो बीपी एपरेटस है वो रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि बीपी बढ़ गया है अगर, तो उसकी वजह से पीआईएच मतलब कि प्री इक्लैम्शिया का रिस्क रहता है, और इसकी वजह से इक्लैम्शिया का भी एक रिस्क रहता है। इक्लैम्शिया मतलब कि प्रेगनेंसी में जो झटके आते हैं उसको हम इक्लैम्शिया ऐसा कहते हैं। तो ये इक्लैम्शिया ये इंडिया में कॉमन है, लेकिन इसे हम बिल्कुल रोक सकते हैं। हम अगर बीपी जो है वो प्रॉपरली कंट्रोल में रखें, आपका एनसी फॉलोअप आप अच्छे से रखें, 36 वीक्स ऑनवर्ड आपको वीकली फॉलोअप करना है आपके ऑब्स्टेट्रिशियन से, मतलब कि आपको हर हफ्ते में आपके डॉक्टर को दिखाना है। तो 36 वीक्स ऑनवर्ड बीपी मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छा आपका होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। इसके अलावा वेट गेन जो है वो ज़्यादा ही है, पूरे चेहरे के ऊपर अगर स्वेलिंग है तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताती है कि शायद ये प्री इक्लेम्शिया की वजह से हो सकता है। प्री इक्लेम्शिया का अलग से हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने प्री इक्लेम्शिया क्या होता है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके बारे में डिटेल में बताया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूँगी, सो या फिर वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। पर ये इम्पॉर्टेंट है कि इसके बारे में आप अवेयर रहें, इसके वार्निंग साइन सिम्टम्स के बारे में आप अवेयर रहें। आपका 38 वीक्स में बहुत बार मैंने जैसे बोला कि डिलीवरी का पेन जो है वो आपका स्टार्ट हो सकता है। तो इसके वार्निंग साइन सिम्टम कैसे हैं, कैसे समझे कि हमें ये पेन जो है वो डिलीवरी का पेन है। तो ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन ये हमें बहुत नो थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए इसके बारे में। फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, जिसमें कि आपको पेन्स आ रहे हैं, पेट कड़क हो रहा है, लेकिन ये कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, रेगुलर इंटरवल पे नहीं आ रहे, कभी कभी थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा है, लेकिन पेट जो है वो ज़्यादा कड़क नहीं हो रहा है, पेट जो है नॉर्मल है आपका, और इसमें कुछ स्टिकी डिस्चार्ज या फिर म्यूकस डिस्चार्ज आपको नहीं है। तो ये फॉल्स लेबर पेन होते हैं, जो कि आप रेस्ट करने से, आपने थोड़ा सा हाइड्रेशन मेंटेन करने से, पानी पीने से, रेस्ट करने से ये जो पेन है फॉल्स लेबर पेन ये कम हो जाते हैं। अब ट्रू लेबर पेन्स क्या होते हैं, ट्रू लेबर पेन्स होते हैं जिसमें कि आपका पेट जो है वो कड़क आता है, आपके जो पेन्स हैं वो बढ़ते हैं, मतलब कि अभी समझिए कि आपको 15-15 मिनट्स में पेन आ रहे थे, तो बाद में आपको ये 10-10 मिनट में आने लगेंगे पेन्स, फिर 5-5 मिनट में आने लगेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्शन है मतलब पेट कड़क रहने का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ते जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ता है, पहले अगर समझिए कि 2 मिनट्स के लिए कॉन्ट्रैक्शन रहते तो फिर ये 3 मिनट्स 5 मिनट्स ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ता है। तो ये होता है ट्रू लेबर पेन्स।
तो ट्रू लेबर पेन्स जो होता है उसमें भी कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि लैटेंट फेज ऑफ लेबर होता है जिसमें कि सिर्फ पेन होता है और सर्विक्स जो है वो ओपन नहीं होता है। और उसके बाद जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है जिसमें कि एक्चुअली आप पेन्स और सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। ये जो लेबर ड्यूरेशन है वो प्राइमीज में, मतलब आप फर्स्ट टाइम मदर बनने वाले हो, तो ये जो ड्यूरेशन है वो 12 आवर्स से लेकर 24 आवर्स तक रह सकता है। सो इसमें सर्विक्स जो है, जो कि गर्भाशय का मुंह होता है, वो पूरी तरीके से बंद है और ये ओपन होता है अराउंड 10 सेंटीमीटर तक। उसके बाद हमारा बेबी जो है वो डिसेंड होता है। सो हाँ, ये होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जिसमें सर्विक्स जो है वो पूरा ओपन हो गया और उसमें से आपका बेबी जो है वो डिसेंड होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में बेबी सर्विक्स पूरा ओपन हो गया है और बेबी जो है वो बाहर निकलता है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर थोड़ा डिफिकल्ट होता है पर इसमें हमारा बेबी जो है वो बाहर निकलता है। थर्ड स्टेज में प्लासेंटा और जो भी मेम्ब्रेन्स है वो बाहर निकलते हैं। फोर्थ स्टेज में हम लोग जो ऑब्जर्वेशन का ये स्टेज होता है जिसमें कि पीपीएच तो नहीं हो रहा है ना, मतलब कि ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है ना। पीपीएच मतलब कि पोस्टपार्टम हिमरेज। पोस्टपार्टम हिमरेज मतलब कि डिलीवरी के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग होना। तो ये ज़्यादा ब्लीडिंग जनरली अटोनिक यूट्रस की वजह से होता है, मतलब टोन जो है वो यूट्रस का वो एकदम, ये जो टोन है नहीं आ रहा है, जिसे हम ऑटोनिक यूट्रस कहते हैं, इसकी वजह से हो सकता है। या फिर कुछ ट्रॉमेटिक पीपीएच भी हो सकता है, मतलब कि डिलीवरी के बाद अगर कुछ ट्रॉमा हो गया है, इसको हम ट्रॉमेटिक पीपीएच कहते हैं। तो अटोनिक और ट्रॉमेटिक ऐसे दो प्रकार के पीपीएच हो सकते हैं। पर जनरली अगर हम प्रॉपर आपका थर्ड स्टेज अगर अच्छे से मैनेज हो रहा है तो ये अटोनिक पीपीएच जो है वो हम रोक सकते हैं। उसके लिए हम कुछ यूट्रोटोनिक्स भी देते हैं, जैसे कि पिटोसिन हो गया है, उसके अलावा कार्बिटोसिन हो गया है। इसके अलावा हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं। प्रोस्टोडीन ये इंजेक्शन हम लोग देते हैं, या फिर मिजोप्रोस्टॉल देते हैं, या फिर मिथर्जिन। तो ये सारे जो यूट्रोटोनिक्स होते हैं ये हम लोग देते हैं। कभी कभी हमें ऑपरेटिव मेथड भी यूज़ करना पड़ सकता है अगर ज़्यादा ही सीवियर पीपीएच है, तो ऐसे केसेस में हमें इंटरनल आइलैक लाइगेशन या फिर बीलिन सूचनिंग करना पड़ता है, जिसमें हम यूट्रस को कंप्रेशन सूचर्स देते हैं। और ये सारी जो टेक्निक्स है इससे हम पीपीएच को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट मेथड होता है ऑब्स्टेट्रिक हिस्टेक्टोमी, पर ये एकदम ही लास्ट रिसोर्ट है जिसमें कि हम पीपीएच अगर नहीं मैनेज कर सकते हैं तो यूट्रस जो है वो रिमूव करना पड़ता है। सो ये होता है ऑब्स्टेट्रिक हिस्टेक्टोमी, बट ये बहुत ही एकदम लास्ट में हमें ये जो टेक्निक है ये यूज़ करनी पड़ती है टू सेव द लाइफ ऑफ मदर। तो ये सारे पीपीएच के ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। सो दिस वॉज अबाउट कि कैसे हम लेबर मैनेज करते हैं और 38 वीक्स में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों के बारे में अवेयर रहना चाहिए। तो ट्रू लेबर, फॉल्स लेबर, इसके बारे में हमने जाना। लीकिंग के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि लीकिंग और यूरिनरी लीक में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ यूरिन पास हो रहा है तो वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा, सिर्फ आपको खांसते वक्त रहेगा। लीकिंग जो है वो कंटिन्यूस ड्रिबल होगा, पानी रहेगा, उसको यूरिन का स्मेल नहीं रहेगा। ये होता है लीकिंग। तो लीकिंग अगर आपको हुआ है, मतलब आपको पानी छूटा है, तो उसके बारे में भी आपने आपके डॉक्टर से ज़रूर बात, कौन से भी वीक में आपको, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि पानी छूटा है, तो आपने ज़रूर आपके डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए और चेक करवाना चाहिए। सो ये हो गया है लीकिंग के बारे में, मतलब कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स अगर हो गया है तो ये भी एक साइन ऑफ लेबर हो सकता है। सो ये सारे हो गए हैं आपके साइन ऑफ लेबर्स, क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने जानी। और अगर आपको कुछ भी ना दिक्कत लगती है तो आपने ज़रूर आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कुछ डाउट है या फिर कोई भी आपको इसके रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।